लोक प्रशासन एमए पूर्वार्ध पेपर फर्स्ट के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर संजय सिन्हा इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने स्पान ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। हमने स्पान ऑफ कंट्रोल का क्या अर्थ होता है, नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है प्रबंधन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम वी.ए. ग्रैकोनास के स्पान ऑफ कंट्रोल पर क्या विचार हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो इससे पूर्व हम वी.ए. ग्रैकोनास के बारे में पढ़ें। हम फिर से आपको एक बार स्पान ऑफ कंट्रोल के बारे में संक्षेप में बताना चाहेंगे कि मूलतः यह संगठन का एक ऐसा सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संगठन के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने से संबंधित है। अर्थात यह सिद्धांत इस बात को महत्व देता है कि बिना प्रभावी नियंत्रण के हम अधीनस्थों के द्वारा जो कार्य करवाना चाहते हैं या उनसे जो कार्य करवाना चाहते हैं वो प्रभावी तरीके से नहीं हो सकता। अर्थात बिना नियंत्रण के मात्र कार्यों का आवंटन कर देने से कार्य पूरे नहीं होते। इसीलिए अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो नियंत्रण के महत्व को दर्शाता है यह सिद्धांत, लेकिन यह साथ ही इस बात को भी रेखांकित करता है कि एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ अधिकारियों की संख्या पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रख सकता है, उस संख्या का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। अर्थात आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल का मतलब यह होता है कि हम अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता को उसको हम देखें और सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी उसी तरीके से उसी मात्रा में उतने ही समय में कार्य कर रहा है और उन मानकों, नियम, प्रक्रियाओं का ध्यान रख रहा है जो उससे अपेक्षित है या उससे कहा गया है कि इन मानकों का ध्यान रखकर कार्य करना है। तो मानकों का ध्यान रखकर और नियम, प्रक्रियाओं और समय का ध्यान रखकर, गुणवत्ता का ध्यान रखकर कार्य किया जा रहा है नहीं, तो एक उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों पर क्या करेगा? नियंत्रण रखेगा। नियंत्रण रखने का उद्देश्य यह है। लेकिन यह अनलिमिटेड नहीं हो सकता, यानी एक उच्च अधिकारी अपने अधीन समस्त कर्मचारियों पर इस प्रकार का प्रभावी नियंत्रण रखे तो वह उसकी संख्या हमको निश्चित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मुख्य कार्यपालिका अपने संगठन के अधीन कार्य करने वाले सभी अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों पर नियंत्रण रख ले। वैसे सैद्धांतिक रूप में नियंत्रण उसका होता है, लेकिन प्रभावी नियंत्रण, प्रश्न यहाँ पर प्रभावी नियंत्रण रखने का है। प्रभावी नियंत्रण का मतलब कि अधीनस्थ कर्मचारियों को जो काम सौंपा गया है वह काम पूरी गुणवत्ता के साथ संपादित किया जाना चाहिए, साथ ही साथ निश्चित समय, निश्चित मात्रा में कार्य होना चाहिए। तो और यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कोई गलत कार्य ना हो, क्योंकि काम गलत होगा तो फिर उसको ठीक करने के लिए फिर अधिक समय व्यतीत हो जाएगा। तो समय और संसाधन भी खराब नहीं हो, काम भी समय पर हो, इसके लिए एक प्रकार से क्लोज सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है, पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है, नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यह संभव नहीं है कि एक बड़े संगठन जिसमें 100-200 लोग काम कर रहे हैं, उसका मुख्य कार्यपालिका जो है
वो सभी पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। इसीलिए कितने लोगों पर वो रख सकता है नियंत्रण, इसी प्रश्न को ये स्पान ऑफ कंट्रोल में उठाया जाता है। यानी इस प्रश्न का समाधान करने के लिए सिद्धांत की रचना हुई है। और मैंने पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि यह सिद्धांत केवल इस महत्व को उजागर करता है कि अधीनस्थों की संख्या निश्चित की जानी चाहिए, परंतु वह संख्या क्या हो इसको लेकर कोई एक राय नहीं है। अलग अलग विचारकों के अलग अलग राय, और ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम वी ए ग्रैकोनास के बारे में जानने का प्रयास करें कि वी ए ग्रैकोनास क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो जानने की है वो ये है कि जो वी ए ग्रैकोनास है वो इसको स्पान ऑफ कंट्रोल शब्द जो है, कंट्रोल शब्द को वो स्पान ऑफ अटेंशन शब्द से रिप्लेस करते हैं। यानी वो कंट्रोल नहीं कहते हैं और उसको अटेंशन शब्द उसमें डालते हैं, बल्कि वो इसे स्पान ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। स्पान ऑफ मैनेजमेंट, स्पान ऑफ अटेंशन, इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसके पीछे भी उनकी अपनी एक सोच है, और वह जो सोच है वह यह है कि व्यक्ति कोई जो है संगठन में काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई घोड़े नहीं है, वो कोई मशीन की इकाई नहीं है कि उनको कंट्रोल किया जाए। वे मूलतः मनुष्य हैं और मनुष्यों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि मनुष्य जो है वो आणविक इकाई नहीं, एटॉमिक यूनिट नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपकी अधीन 5-6 लोग काम करते हैं, तो वो जो अधीनस्थ लोग हैं वो आपस में भी तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं अपने विचारों से, एक दूसरे के मनोबल को भी प्रभावित करते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं, डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जो सहकर्मी होते हैं उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है उच्च अधिकारियों की तुलना में। जो सहकर्मी होते हैं वो एक दूसरे को, उनके मनोस्थिति को, उनके मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो बात ये हुई कि अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उच्च अधिकारी है वह जो नियंत्रण संबंधी निर्देश देता है वह अछूता नहीं रहता उस पर, या यूँ कह लीजिए वो इंटैक्ट नहीं होता, उस पर सहकर्मियों के विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। और यही ये जो प्रभाव है वो वाइस वर्सा है। अधीनस्थों की उपस्थिति या उनके कार्य करने की क्षमता या उनका मन जो विज्ञान है, एटीट्यूड है, प्रवृत्ति है, उसका असर उच्च अधिकारी पर, और उच्च अधिकारी के जो एटीट्यूड है वह उसका असर अधीनस्थों की कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर यह एक आप समझ लीजिए कि एक दूसरे को प्रभावित करने का ये जो सिलसिला है वह नियंत्रण को क्या करता है, उसके स्पान को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। इसीलिए स्पान ऑफ जो मैनेजमेंट शब्द का जो वी ए ग्रैकोनास ने प्रयोग किया उसमें उन्होंने बात कही कि कंट्रोल कहना ठीक नहीं है, यह तो ध्यान का प्रबंधन है। यानी अधीनस्थ, कितने अधीनस्थों को के ध्यान को हम प्रभावी तरीके से जो है नियंत्रित कर सकते हैं, उनको कंट्रोल में ले सकते हैं, यानी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये अवधारणा लेकर वी ए ग्रैकोनास आते हैं। तो इसी सिलसिले में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि मूलतः अगर हम देखें तो एक उच्च अधिकारी, मान लीजिए उसके अधीन 3-4 अधीनस्थ अधिकारी काम करते हैं, तो सामान्यतः जो आदेश और निर्देश की जो
श्रृंखला बनती है वो ऐसे बनती है कि मुख्य अधिकारी चारों के साथ प्रत्यक्ष संबंध रख सकता है। ये तो एक पहली अवस्था हुई कि प्रत्यक्ष एकल संबंध है, यानी अगर 3 अधिकारी हैं, 3 अधीनस्थ अधिकारी हैं, एक उच्च अधिकारी है, तो एक उच्च अधिकारी के 3 प्रत्यक्ष संबंध बन जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इनके बीच एक डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप भी बनेगा। अब ये जो ग्रुप रिलेशन है वो कैसे बनेगा, तो 3 है तो देखिए ग्रुप कैसे बनता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो ग्रुप बनता है। तो उन तीनों अधिकारियों के कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। मान लीजिए A, B और C हैं 3 अधीनस्थ अधिकारी, तो A, B एक ग्रुप बन गया, A, C एक ग्रुप बन गया, B, C एक ग्रुप बन गया, और इसी तरह से A, B और उच्च अधिकारी का एक ग्रुप बना, और उसी तरह से B, C और उच्च अधिकारी का ग्रुप बना, A, B, C और उच्च अधिकारी का ग्रुप बना। तो ये एक ग्रुप रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि A, B का जो आपसी संबंध है वह उच्च अधिकारी को प्रभावित करेगा, उनके एटीट्यूड को प्रभावित करेगा। उसी तरह B, C के जो आपसी संबंध है वो प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि कितने प्रकार के प्रत्यक्ष समूह संबंध बन रहे हैं। तो पहला जो संबंध बन रहा है उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों का, वह तो डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि 3 अगर अधीनस्थ अधिकारी हैं तो 3 संबंध बन जाएंगे मुख्य अधिकारी के साथ, और अगर 3 अधीनस्थ अधिकारी हैं तो ग्रुप रिलेशन का कई कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसी तरीके से आड़े तिरछे संबंध भी बनेंगे, क्रॉस रिलेशनशिप। क्रॉस से तात्पर्य है A, B और उच्च अधिकारी का C पर क्या प्रभाव पड़ता है, और B और C और उच्च अधिकारी का A पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से एक क्रॉस रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ग्रैकोनाज ने कहा कि ये जो संबंध हैं वो देखने में 3 अगर अधिकारी हैं अधीनस्थ अधिकारी, तो संबंधों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, और ये 3 प्रकार के संबंध बनाते हैं। तो अगर हम व्यवस्थित तरीके से ग्रैकोनाज के विचारों को समझें, तो ग्रैकोनाज पहली बात तो ये कहते हैं कि स्पान ऑफ कंट्रोल की बजाय से स्पान ऑफ अटेंशन, है ना, ध्यान का प्रबंधन कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि स्पान ऑफ मैनेजमेंट या स्पान ऑफ अटेंशन से तात्पर्य क्या है कि एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ अधिकारी को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकता है, यानी उसकी संख्या क्या होगी, उस जो स्पान होता है वो स्पान क्या होगा, फैलाव क्या होगा, 3 होगा कि 4 होगा, तो इस पर उनकी चर्चा है। तो स्पान ऑफ अटेंशन से तात्पर्य कितने अधीनस्थ अधिकारियों की संख्या होनी चाहिए जिस पर वो प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। अब वो 3 प्रकार के संबंध बताते हैं उच्च और अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य। एक तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष एकल संबंध, दूसरा कहते हैं समूह संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध, और तीसरा कहते हैं आड़े तिरछे संबंध। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक गणितीय फार्मूला विकसित किया, और उसको आप इस स्लाइड के दूसरे जो पृष्ठ है उसमें देख सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष एकल संबंध है उस प्रत्यक्ष एकल संबंध का पता लगाने के लिए उन्होंने n लिखा है। तो n जो है, अब अपन इसको और थोड़ा विस्तार से देखें, इसको ज़रा करके देखते हैं कि यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं प्रत्यक्ष एकल संबंध n, इसको हम n से डिनोट किया। उसी तरह डायरेक्ट ग्रुप संबंध को उन्होंने फॉर्मूला लगाया n(n-1) ब्रैकेट में, और आड़े तिरछे संबंधों के लिए n और ब्रैकेट में 2 उसके पावर n-1, और उसको भी छोटी ब्रैकेट से बंद किया, और इस पूरे में से -1 किया। तो ये एक अलग अलग संबंधों को निकालने के फॉर्मूला उन्होंने बताया। और इस आधार पे यहाँ n से तात्पर्य क्या है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी अधीनस्थों की संख्या। तो मान लीजिए एक उच्च अधिकारी के अधीन 3
अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष एकल संबंध की जो संख्या होगी वो 3 हो जाएगी। एन का मतलब है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो 3 है, तो डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप 3 हो गया। और इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर एक टेबल में दिखाया है कि यदि अधीनस्थों की संख्या 1 है तो प्रत्यक्ष संबंध n 1 हो जाएगा, और इस फार्मूला पर 1 को रख देंगे तो प्रत्यक्ष समूह संबंध भी मतलब 0 हो जाएगा, आरे तिरछे संबंध भी 0 हो जाएंगे। कुल संबंध तीनों मिलाकर 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर अधीनस्थों की संख्या 2 है तो फार्मूला में n का मतलब 2, और यहाँ पर अगर 2 और 2 माइनस 1 रखेंगे तो 2 ब्रैकेट को अगर हम देखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1, और बाहर 2 है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह आड़े तिरछे संबंधों में n जहाँ जहाँ है वहाँ 2 रख दो और उसको कैलकुलेट करोगे तो फिर वो 2 आएगा। कुल संबंध संख्या 6। इस तरह से अगर अधीनस्थों की संख्या 3 है, प्रत्यक्ष एकल संबंध 3, प्रत्यक्ष समूह संबंध 6 और आड़े तिरछे संबंध 9, कुल संबंधों की संख्या 18। इसी प्रकार से अधीनस्थों की संख्या 4 है तो कुल संबंधों की संख्या 44, और 5 है तो 100, 6 है तो 222। तो अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ग्रेकोनास कहते हैं कि संबंधों की जो संख्या, अधीनस्थों की जो संख्या है वह तो 1, 2, 3, 4 यानी अंकगणितीय आधारों पर बढ़ती जा रही है, लेकिन संबंधों की जो संख्या है वह ज्योमेट्रिकल प्रोपोगेशन में, घातीय अनुपात में बढ़ती है। 1 से 16, 1 से 6, 6 से 18, 18 से 44, 44 से 100, 100 से 222 और फिर 490, फिर 1080। तो संख्या तो अधीनस्थों की 1, 2, 3 करके बढ़ती है, लेकिन संबंधों की संख्या बड़ी तेज गति से बढ़ती है। तो कुल मिलाकर ग्रेकोनास इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थों की संख्या किसी भी स्थिति में, है ना, 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम संख्या 5 ही होनी चाहिए, क्योंकि देखने में तो 5 व्यक्ति नज़र आते हैं, लेकिन कुल संबंधों की जो संख्या है वो 100 पहुंच जाती है। यानी एक उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए 100 विभिन्न प्रकार के संबंधों पर ध्यान रखना पड़ता है, और कोई भी व्यक्ति इतने सारे संबंधों पर प्रभावी तरीके से ध्यान नहीं रख सकता। इसीलिए अधिकतम संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ग्रेकोनास ने इस सूत्र के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि हम अधीनस्थों की संख्या को सीमित रखें, 5 से अधिक न रखें, क्योंकि वास्तव में वो केवल दिखने में 5 व्यक्ति हैं, लेकिन 5 को कंट्रोल करना, प्रभावी तरीके से उनके ऊपर नियंत्रण रखने का मतलब ये हुआ कि 100 विभिन्न प्रकार के संबंधों का ध्यान रखें। तो इसीलिए जैसा मैंने शुरू में कहा था, व्यक्ति कोई आणविक इकाई नहीं, एटॉमिक यूनिट नहीं है कि वो अपने आप में, अधीनस्थ आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को प्रभावित करते हैं, उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। एक आम जीवन में भी आप देखें कि किसी एक व्यक्ति के साथ आपके संबंध बड़े अच्छे हो सकते हैं जब तक उस व्यक्ति के और कोई मित्र न हो, परंतु जैसे ही उसके दूसरे तीसरे मित्र बन जाते हैं फिर आपके उसके जो संबंध हैं उनमें वो फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो अब संबंध केवल 1:1 नहीं रहा, वो उसके ऊपर उसके दूसरे मित्रों का जो प्रभाव है वो आपके संबंधों को प्रभावित करता है। तो इसीलिए जो है ग्रेकोनास इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अधीनस्थ जो है वो कोई एक एटॉमिक यूनिट नहीं है, वह वास्तव में आपस में बातचीत करने वाले, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले, एक दूसरे के प्रवृत्तियों को, उनके विचारों को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स, कारक के रूप में काम करते हैं, और उन सब का जो सम्मिलित प्रभाव होता है वो उच्च अधिकारी को नियंत्रित करना पड़ता है। इसलिए अधीनस्थों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर यह जो स्पान ऑफ कंट्रोल है उस पर ग्रेकोनास का जो विचार है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने गणितीय फार्मूला लगाकर ये समझाने का प्रयास किया कि अधीनस्थों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उसका उन्होंने एक ठोस
आधार प्रस्तुत किया। इससे पहले हमने देखा था कि अलग अलग विचारकों ने अपने अपने व्यक्तिगत कह सकते हैं अनुभव या सोच के आधार पे, जैसे इयान हैमिल्टन ने 3-4 ही बताया था, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हेनरी फयोल ने 5 और 6 अधीनस्थों की संख्या बताई थी, और उर्विक ने तो जो है निम्न स्तर पे 5-6, उच्च स्तर पे 5-6 और निम्न स्तर पे 8 से 12 कार्मिकों की बात की थी। किसी ग्राहम वालास ने तो 10-12 अधीनस्थ कर्मचारियों की बात की थी। अलग अलग देशों में ये जो अधीनस्थों की संख्या है वो अलग अलग होती है। तो इन्होंने यह बताने की कोशिश किया कि वो मर्जी से संख्याओं का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, और यह दिखाने का प्रयास किया कि संख्या का निर्धारण जो है वह 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में संबंधों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो आप प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। तो ये बात आज के इस वीडियो में आपने समझा कि ग्रैकुनास का फॉर्मूला जो सूत्र है वह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक गणित के फॉर्मूले के आधार पर एक ठोस कारण दिया कि अधीनस्थों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब अगले वीडियो में हम और विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधीनस्थों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं और कम कर सकते हैं, यानी स्पान ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करने वाले सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से कौन कौन से कारक हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।